जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 10 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट के मेरे भाई जीके के सारे सवाल को करेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ मेरे भाई। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई सेवा, सर्विस। ठीक है, विकास के उच्च स्तर पर जो है मेरा भाई सर्विस क्षेत्र जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये हो जाएगा मेरे भाई केरल। केरल में जो मेरे भाई साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। अगर बात करते हैं केरल की कुल साक्षरता कितना है मेरे भाई, तो 93.91% केरल की कुल साक्षरता है। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी इसका साक्षरता भी पूछा जाता है। अब यहाँ से रिलेटेड आप लोग कीजिएगा मेरा भाई कि अगर आपसे पूछा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है, लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो फिर ये हो जाएगा मेरे भाई बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है मेरे भाई 61.82% मेरे भाई क्या है, बिहार का साक्षरता दर है, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि भारत का कुल साक्षरता दर कितना है मेरे भाई, किसका मेरे भाई, भारत का पूछे, तो भारत का कुल साक्षरता दर हो जाएगा 74.04% हो जाएगा भारत का कुल साक्षरता दर। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत का कुल साक्षरता दर का पुरुष साक्षरता दर कितना है मेरे भाई, तो पुरुष साक्षरता दर है मेरे भाई 82.14% मेरे भाई पुरुष साक्षरता दर है। जबकि अगर से आपसे पूछे महिला साक्षरता दर कितना है भारत में, तो भारत में महिला साक्षरता दर मेरे भाई 65.46% महिला साक्षरता दर है। याद रखिएगा, भारत की कुल साक्षरता दर 74.04%, भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर 82.14%, भारत की कुल महिला साक्षरता दर तो 65.46%। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल और सबसे कम बिहार, याद रखना। अगला क्वेश्चन चलेंगे 3 नंबर, पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? ये थे मेरे भाई लखनऊ घराने से। कहाँ से? लखनऊ घराने से संबंधित थे ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर एक और चीज़ रिलेट करना कि पंडित ईश्वरी प्रसाद किस नृत्य से संबंधित है मेरे भाई, तो ये कथक नृत्य से, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर मेरे भाई, आईपीएल सब देखते होगे, इनसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो आईपीएल 2023 के पूछा है कि किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिला था, तो आईपीएल 2023 में जो मिला था मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला था। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई कि अभी आईपीएल 2025 भी हम लोग का समाप्त हो गया। अगर क्वेश्चन अगर बनेंगे भी एग्जाम में तो अब 2025 से ही बनने के ज़्यादा चांस है, या हो सकते हैं तो 2024 के बनेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है 2025 के बनेंगे। रीजन क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का 26 में होने वाला है। तो 25 में क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आईपीएल 2025 में मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इस बार का जो विनर है मेरे भाई, विनर जो है मेरे भाई, ठीक है, वो कौन है मेरे भाई, तो इस बार कौन मैच जीता है मेरे भाई, आरसीबी इस बार जो है मेरे भाई कप उठा लिया पहली बार। और उप विजेता, ठीक है, यानी कि रन अप, ठीक है, उप विजेता जो होगा मेरे भाई वो कौन हो जाएगा, पंजाब किंग्स 11। ठीक है, पंजाब किंग्स 11 जो था मेरे भाई, पंजाब किंग्स 11, ठीक है, पंजाब किंग्स 11 जो था मेरा भाई उप विजेता था। ठीक, और यहाँ से रिलेट और चीज़ एक चीज़ कीजिएगा, ये ऑरेंज कप जब पूछा है तो 2025 में मेरे भाई सबसे पहले ऑरेंज कैप और एक पर्पल कैप, दो चीज़ मिलता है। पर्पल कैप मेरे भाई बॉलर को दिया जाता है, जबकि ऑरेंज कैप आपको पता होगा मेरे भाई किसको दिया जाता है, ऑरेंज कैप मिलता है मेरे भाई बैट्समैन को मिलता है। तो 2025 में जो है ऑरेंज कैप किसको मिला था मेरे भाई, तो इनको मिला था साई सुदर्शन को। सारे मैच में एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था मेरे भाई साई सुदर्शन का। अगर आप लोग मैच देखे होगे तो आपको पता होगा, 99% लोग देखते ही हैं मेरे भाई। पर्पल कैप, देखो पर्पल कैप जो मिला था मेरे भाई, ये मिला था प्रसिद्ध कृष्णा को। किसको? प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिला था, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल को चलेंगे मेरे भाई 5 नंबर, सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो सरहुल जो है मेरे भाई झारखंड राज्य में मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है झारखंड का ये सरहुल त्यौहार, आदिवासी लोग के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश में एक कुल्लू दशहरा। ठीक है, कुल्लू दशहरा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, कुल्लू दशहरा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। एक और यहाँ पर होता है
फुलाइच महोत्सव होता है, ठीक है, फुलाइच महोत्सव होता है, आप याद रखिएगा। जबकि उत्तराखंड में जो होता है मेरे भाई हरेला, ठीक है, हरेला होता है, ठीक है, हरेला महोत्सव होता है। उसके अलावा उत्तराखंड में एक और होता है मेरे भाई फूलदेई, क्या होता है, फूलदेई, फूलदेई महोत्सव क्या होता है, उत्तराखंड में फूलदेई महोत्सव, हरेला महोत्सव। झारखंड में सरहुल, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, फुलाइच दशहरा होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर सवाल कह रहा है मेरा भाई, निम्नलिखित संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो नोडल मंत्रालय के अंदर जो आता है, नहीं आता है संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो आता है मेरा भाई नोडल मंत्रालय से संबंधित है, और ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो युग्म है मेरा भाई एकदम सही है, आप लोगों को पता होना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप लोग डिलीट कीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा मेरे भाई, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना मेरे भाई, स्थापना आर्टिकल 263 में बताया गया मेरे भाई, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के बारे में बताया गया। आर्टिकल कितना में, 263 में, सीधा आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, या यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जातीय मंत्रालय कार्यक्रम, ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है मेरा भाई, इसको बताया गया है आर्टिकल 338 में बताया गया। आर्टिकल 338 में क्या है मेरा भाई, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अंतर्राज्यीय राज्य परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 में बताया गया है। जबकि मेरे भाई भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी जो होगा, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग को एक और दिख रहा होगा, लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है, आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरा भाई, 7 नंबर, 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। तो अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे मेरे भाई पूरा विश्व में, तो वो था मेरे भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और ये सबसे पहले कदम रखे थे, पहला कदम, और इनके साथ एक और इनका साथी गए थे, वो गए थे कौन, एडविन एल्ड्रिन जो थे मेरा भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पैर रखते हैं चंद्रमा पर, उसके बाद दूसरा कदम जो रखते हैं यही रखते हैं, कौन, एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाला मेरा भाई पहले भारतीय व्यक्ति जो थे वो कौन थे मेरे भाई, राकेश यादव थे, आप लोग राकेश शर्मा थे, ठीक है, वो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, 8 नंबर, वाणिज्यिक शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित है। देखो वाणिज्य का आप लोग से अर्थ पूछ रहा है, तो इसका अर्थ जो होता है वस्तुओं के वितरण को ही मेरे भाई क्या कहा जाता है, वाणिज्य कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है मेरे भाई, पोरीफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मोटोजन समूह है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई स्पॉन्ज जो है मेरे भाई पोरीफेरा संघ का सदस्य है, जो अभी हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मोटोजन समूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई 10 नंबर, केनीसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया होगी संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना, यही इसका क्या होगा मेरा भाई, आदर्श प्रतिक्रिया होगा। किसका, केनीसियन एक अर्थशास्त्र थे उनके द्वारा, कि अति सक्रिय अर्थव्यवस्था क्या होता है उसको, ये कौन है, केनेसियन अर्थशास्त्र जो है वो बताए हैं कि उनका आदर्श प्रतिक्रिया जो है यही होता है, संकुचन राजकोषीय नीतियों को लागू करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर डॉक्टर वीडी मिश्रा सेवानिवृत्त निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है। ये मेरे भाई लद्दाख के हैं, कहाँ के, लद्दाख के। अब यहाँ से आप रिलेट कीजिएगा मेरे भाई कि यूटी में जो होते हैं ना मेरे भाई, यूटी में या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, या तो क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, या तो फिर वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अभी 2025 में, 2024 की ये बात हो रहा है, अभी 2025 में वर्तमान में यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर है मेरे भाई, अभी राज्यपाल बोल लो या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल लो, कौन है वो चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में मेरे भाई अभी कौन है, मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा वहाँ के क्या है मेरे भाई, राज्यपाल नहीं है, उनको बनाया गया लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी लिख देता हूँ, ठीक है, यानी गवर्नर के ही पद को वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है मेरा भाई, कहाँ, यूटी के अंदर में। तो ये मनोज सिन्हा वहाँ पर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पुडुचेरी की बात करते हैं तो के कैलाश नायनन, ठीक है, के कैलाश नायनन, नायनन है मेरे भाई, ठीक है। उसका दिल्ली की बात करते हैं मेरे भाई तो विनय कुमार सक्सेना है, कौन है, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। उसको लद्दाख की बात करते हैं मेरे भाई तो लद्दाख में अभी चेंज है और वर्तमान में लद्दाख में है कविंदर गुप्ता, कौन है मेरे भाई, कविंदर गुप्ता है, आप याद रखिएगा। ये सब के सब वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया है। देखो यहाँ पर जो गाना सुनते होंगे ना मेरे भाई वो कर लेंगे, क्योंकि एससीसी जो है मेरे भाई पहली बार ये ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है गाना वाला, आपको पता होगा मेरे भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चा पढ़ेंगे कि गाना सुनेंगे यार, अगर सुनते भी है तो वो सारा गाना नहीं सुनते भाई, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अपने फेवरेट सिंगर के सुनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो कोरा कागज था, ये मन मेरा, ये तो था ही मेरा भाई। देखा एक ख्वाब, ये भी था। गाता रहे मेरा दिल, ये सब के सब मेरा भाई किसका है, किशोर कुमार का गाना है। जबकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई यारी है ईमान मेरा यारी मेरी ज़िंदगी, ये जो है किशोर कुमार का नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जब लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण युग बोलते हैं, 12,000 से लेकर 10,000 के बीच में, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 14 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया था। ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए थे मेरे भाई, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 15 नंबर, किस विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये जल संभर यानी कि वाटर शेड जिसको बोलते हैं, वाटर शेड का प्रयोग किया जाता है मेरा भाई, किसके लिए मेरा भाई, किसी भी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर मेरे भाई, एक सर्व को नेट में, ठीक है, नेट से 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजारा जाना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है, ये बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस जो लाइन है मेरे भाई, ये किस में लाइन है, तो ये बैडमिंटन खेल जो होता है उसमें ये एक शॉर्ट सर्विस लाइन होता है। तो यही शब्द पूछ रहा है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ शब्द है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर मेरे भाई, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मेरे भाई क्या किया गया, मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया गया है, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। अब शिक्षा का अधिकार जो है 21 के ए में, आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। उसके अलावा मेरे भाई शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, और अपने माता पिता को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या करना है, उनको प्राथमिक शिक्षा दिलवाना उनका मौलिक कर्तव्य होगा। और ये भी आप लोग को बताया गया मेरा भाई मौलिक कर्तव्य के अंदर, और ये जो होगा मेरा भाई आप लोग को 51 के ए के, ठीक है, यहाँ पर के में हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ हो जाएगा मेरे भाई, 10-11, ठीक है। हाँ, तो कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं मेरे भाई, कुल मौलिक कर्तव्य हम लोग का 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनका मौलिक अधिकार है, उनके अभिभावकों को क्या दें, उनको पढ़ाई दे, ठीक है, शिक्षा दे। तो ये है 51 के ए के में भी है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं मेरे भाई, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है हम लोग का। और अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे, कर्तव्य कि मौलिक कर्तव्य कितना है हम लोग का, तो टोटल मौलिक कर्तव्य हम लोग का 11 है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आप लोग का मेरा भाई हो जाएगा 51 के ए में हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य आप लोग को पता होना चाहिए, आर्टिकल 51 के ए में। जबकि मौलिक अधिकार आप लोग को भाग कितने में मेरे भाई, भाग 3 में है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है मेरे भाई कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य जो है मेरा भाई यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ, सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। यूएसएसआर जिसको रसिया भी बोलते हैं, तो उससे लिया गया है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार अमेरिका, याद रखना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, नृत्य और संगीत के थय्यम अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायणन इप्पी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये 2024 में किया गया था नारायणन इप्पी को। नारायणन इप्पी जो है मेरे भाई नृत्य और संगीत करते हैं। ये थेय्यम नृत्य जो होता है ये अनुष्ठानिक कला शैली है, इसी को करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। 19 नंबर है, ब्रिटिश सरकार के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुष्टियों के आधार पर क्षेत्र पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था 1933 में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में, और ये हुआ था 1932 में। तो इस तरह से मेरे भाई 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी मेरे भाई कांग्रेसी शामिल नहीं हुए थे, ठीक है, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और 1932 में मेरे भाई क्या हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला। जबकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1933 में क्या हुआ था मेरे भाई, 1933 में हुआ था मेरे भाई कि जो गोलमेज सम्मेलन की संतुष्टियों के आधार पर जो श्वेत पत्र था, व्हाइट पेपर था, उसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ हुई थी? ये 1 अक्टूबर 2020 को मेरा भाई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो थी वो शुरू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन थे। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। इसका PDF आप लोग को वहीं पे मिल जाएगा। उसके अलावा इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना रखा हूँ, जाके जरूर देख लेना। 15 वीडियो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। सारे वीडियो को देखना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा मेरा भाई। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीके का, जितना मैं करवा रहा हूँ डिटेल में उतना कर लेते हो तो। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।